हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानिस्ट। नीट PYQ सॉल्यूशन सीरीज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियाई चैप्टर के 25 इयर्स के नीट PYQ डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम डिटेल में जो मैं सोच सकता हूं कि बच्चा इस इन पॉइंट में फंस सकता है वो सभी पॉइंट आपके यहां पर क्लियर करूं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बहुत सारे कमेंट लिखे हैं कि उनको ये तरीका या मेथड पसंद आया। उन सबको दिल से थैंक यू बेटा, और ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहें तो जल्दी से जल्दी हम इस सीरीज को खत्म करेंगे और दो नई सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। क्विक रिवीजन सीरीज बेटा, जिसमें हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे 20 to 25 मिनट्स की चैप्टर वीडियो, जो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए काफी यूजफुल होती है। और साथ में एक और सीरीज जिसकी अगर डिमांड अभी 2-3 बच्चों ने कहा है और बच्चे भी अगर डिमांड करेंगे तो मॉडिफाइड PYQ सीरीज भी लेकर आएंगे। मेरा मानना है कि अगर आप मॉडिफाइड PYQ सीरीज पूरी लगाते हैं तो आप आसानी से 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स के एक बैलेंस्ड नीट के पेपर में। हाँ, अगर नीट का पेपर 2025 जैसा आ गया बेटा तो फिर उसमें तो किसी के भी 150 नहीं आ पाए तो थोड़ा मुश्किल काम है, बट उस जैसे पेपर में आप 100 प्लस स्कोर कर पाएंगे। एक बैलेंस्ड पेपर में आप 150 प्लस कर पाएंगे अगर आप मॉडिफाइड नीट PYQ कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सीरीज लेकर आई जाए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि क्विक रिवीजन सीरीज भी लेकर आई जाए तब भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। क्या कहता है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन नीट 2024 से, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जब आप नीट जैसे एग्जाम में बैठे हैं, इवन जेई जैसे एग्जाम में बैठे हैं, तो आपको ये वर्ड पे ध्यान देना होता है कि करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट पूछा है। यहां करेक्ट पूछा है बच्चों, तो स्लो न्यूट्रॉन कैन कॉज फ्यूजन देन फास्ट न्यूट्रॉन। यस बेटा, जब आपको फ्यूजन रिएक्शन लिखवाई जाती है यूरेनियम की, तो जो न्यूट्रॉन उसके साथ जाके टकराता है उसके लिए स्पेशली लिखवाया जाता है कि दिस इज द स्लो। फिर दो प्रोडक्ट बनते हैं, साथ में 3 न्यूट्रॉन बनते हैं बेटा, ये वाले होते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। जो टकराता है, रिएक्ट करता है, वो स्लो होता है। जो प्रोडक्ट बनते हैं वो तीनों फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, अल्फा रेज आर हीलियम न्यूक्लियाई। यस, अल्फा क्या होता है बेटा, ये हीलियम 2 पॉजिटिव, यानी कि ये क्या होता है 2-4 हीलियम न्यूक्लियस होता है जिसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए। ओके, बीटा रेज आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। यस बेटा, जो बीटा नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन ही होता है, मास भी इलेक्ट्रॉन जितना है और चार्ज भी इलेक्ट्रॉन जितना है। जो बीटा पॉजिटिव होता है इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना है बट पॉजिटिव ही होता है, और मास इलेक्ट्रॉन जितना। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको पॉजिट्रॉन, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो ये भी करेक्ट हो गया बेटा। गामा रेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ लार्जर देन एक्सरे। ये EM वेव चैप्टर में चला गया बेटा। EM वेव में आपने स्पेक्ट्रम देखा था जिसमें गामा, एक्स, UV, विजिबल, ऐसे। तो इस तरफ वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसने कहा गामा की वेवलेंथ एक्स से बड़ी होगी। नो, एक्स की वेवलेंथ गामा से बड़ी होती है। तो ये रॉन्ग हो गया बेटा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ABC करेक्ट है, तो क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा। आगे बढ़ते हैं। वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर।
ये जो ऊपर क्वेश्चन था यूरेनियम की रिएक्शन, यही न्यूक्लियर रिएक्टर में भी होती है। वाटर का काम क्या होता है, वाटर कैसे यूज किया जाता है, क्या नॉर्मल वाटर यूज किया जाता है, इसको कहा जाता है हाई प्रेशर वाटर यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है बेटा, हाई। ये आप हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ते हैं बेटा कि सॉलिड एंड लिक्विड में से, सॉलिड एंड सभी लिक्विड में से वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है वाटर की स्पेसिफिक हीट? कैलोरी पर ग्राम केल्विन में, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। और जूल पर केजी केल्विन में कितनी होती है, ये भी आप कमेंट करके बताएं बेटा, अगर आपको याद है। ओके, बट इसकी स्पेसिफिक हीट हाईएस्ट होती है, इसीलिए इसे यूज किया जाता है। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है कि फॉर 1 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर इट हाउ मच एनर्जी इट विल एब्जॉर्ब, तो ये ज्यादा एनर्जी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए इसे एज अ कूलेंट यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बेटा, अब कुछ जगह पर यह कहा जाता है, अगर आप कुछ PYQ बुक्स देखेंगे या फिर वेबसाइट्स देखेंगे बेटा, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन हटा दिए क्योंकि रेडियो एक्टिविटी सिलेबस से कट गया। बट मैं अपने सभी बैच में अभी भी ये अल्फा, बीटा, गामा डीके, पेयर एनिहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन, ये अभी भी हम क्लासेस में करवा रहे हैं। क्योंकि देखिए 23 में सिलेबस अपडेट हुआ था, 24 में ये क्वेश्चन आ रखा है। ओके, और अगर आप यहां देखें, यहां पर भी पार्शली ये क्वेश्चन इसमें आ रखा है। तो इसीलिए आपको ये समझना होगा कि अल्फा, बीटा, गामा अगर आपके टीचर ने क्लास में नहीं कराया है तो आपको जरूर रिवाइज करना चाहिए बेटा। हमने उसके सारे क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। कौन से काट दिए? स्टैटिस्टिकल लॉ काट दिया बेटा, जिसमें वो हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, एक्टिविटी, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते थे। ओके, तो अगर आप यहां पर देखें, हमारे पास है x 82 290, जब ये एक अल्फा इमिट करेगा तो अल्फा होता है 24 बेटा, तो यहां पर क्या बचेगा 82 - 2, क्योंकि इसका सम क्या रहना चाहिए, सेम। अगर यहां 2 पॉजिटिव है तो यहां से माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना बच गया बेटा 80। देखो 80 + 2 कितना है 82। अब यहां 4 है तो यहां क्या बच जाएगा बेटा 286। 290 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया 286। ऐड करके देखो 290 आ गया बेटा। नेक्स्ट अगर आप देखें, ये Z है, साथ में क्या गया है, E पॉजिटिव होता है, बीटा पॉजिटिव। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि बुक्स में ऐसे लिखा होता है, बट मैं इसको ऐसे लिखता हूं। क्यों? क्योंकि जो बीटा है वो मास पे इफेक्ट नहीं डालता, वो किस पे इफेक्ट डालता है, मास, एटॉमिक नंबर पे। तो अगर यहां +1 है तो यहां 79 होगा, क्योंकि 79 + 1 80। ऊपर मास नंबर पे ये कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो ये 286 रह गया। अब अगर ये बीटा डिके करेगा, वो भी नेगेटिव, तो मैं इसको यहां लिखूंगा, तो ये फिर से 80 हो गया। क्यों? 80 - 1 79 हो जाएगा, और ये ऊपर क्या रह जाएगा बेटा, सेम, क्योंकि ये मास पे इफेक्ट नहीं डालता। क्लियर है? फिर एक नेगेटिव दिखा दिया इसने, यहां पर भी क्या लिखना चाहिए था, बीटा नेगेटिव। फिर से एक बीटा नेगेटिव कर दिया बेटा, तो Q बन गया। अगर ये बीटा नेगेटिव है तो नीचे क्या हो जाएगा 81, क्योंकि 81 - 1 किसके बराबर होगा, 80 के। क्या ये बात समझ में आई बेटा? और ये कितना हो जाएगा 286, क्योंकि इसको फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बेटा? तो हमारे पास ये क्या बनेगा 81 286 बनेगा। ओके, क्लियर है? इसको भूल जाना है, एक बार लिख दिया, अब इसका रोल खत्म है। अब ये इसमें कन्वर्ट होगा, जब ये कन्वर्ट हो गया इसको हटा दो, अब ये इसमें कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये तो इमिट हो चुका, पार्टिकल चला गया, अब ये इसमें इमिट होगा, तो 80 - 1 79।
ओके 0 to 86। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये करते रहेंगे, यहां करते रहेंगे, सर ये तो 80 है, ये 79 रह गया, इसको भूल जाओ, ये तो एमिट हो गया। ओके ये एमिट हो चुके, ये एमिट हो गया, इसको देखना है, इसको इन दोनों के साथ देखना है। समझ गए बेटा? ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर मान लो आपको ऐसे नहीं करना तो एक मेथड 2 भी है। क्या होता है, ध्यान देंगे, मान लो ये z है, मैं सीधा चला जाता हूं, कहां से, नीचे लिख लेता हूं मैं यहां 82 to 290, सीधा कहां चला गया बेटा, q पे चला गया। मान लो ये z है, ये a है, साथ में लिख लो कितने कितने अल्फा बीटा डिके हुए, कितने अल्फा डिके हुए, 1, ये 2 4 आ गया। कितने पॉजिटिव बीटा डिके हुए, 1, ये बीटा पॉजिटिव आ गया। कितने नेगेटिव डिके हुए, 2, ये बीटा नेगेटिव आ, ये 0। क्लियर है? अगर आप एक एक स्टेप में कंफ्यूज होते हैं तो सीधा लिख लो इनिशियल फाइनल, टोटल कितने अल्फा गए, 1, कितने बीटा पॉजिटिव गए, 1, कितने नेगेटिव गए, 2। अब z बराबर कर दो 82, z ये +2 है, ये +1 है, ये कितना है -1, कितने हैं 2, तो ये कट गए बेटा, तो z कितना आ गया 82 - 1 81। ऐसे ही a लिख दो, ऊपर क्या है 290, इधर क्या है a, इधर क्या है 4, इधर 0, इधर 0, तो a क्या आ गया 286। क्या ये बात समझ में आई बेटा? आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये जो डिटेल सॉल्यूशन है आपको समझ में आ रहे होंगे बेटा, तो कमेंट करके जरूर बताएं, इससे हमारी मोटिवेशन अप होती है और जल्दी से वीडियो अपलोड करने का मन करता है। जब रिस्पांस नहीं आता, बच्चे लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो फिर ऐसा लगता है क्या ही फायदा है वीडियो को अपलोड करने का। तो नेक्स्ट है बेटा, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। जब ये लास्ट ईयर आया था तो काफी ज्यादा जो है बवाल मचा था, ये चैलेंज किया गया था। क्यों? क्योंकि पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बट ये दूसरी स्टेटमेंट यहां ईच लिख दिया बेटा, जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें यहां ईच लिखा हुआ था, तो ये करेक्ट मार्क कर दिया बच्चों ने। बट जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें यहां वर्ड मोस्ट लिखा है, तो अगर यहां वर्ड मोस्ट आ गया तो करेक्ट है, ईच आ गया तो इनकरेक्ट है। तो उन्होंने चैलेंज किया गया, तो एनटीए ने कहा कि हमने एनसीईआरटी अपडेट कर दी थी, तो आपको नई एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना चाहिए था, पुरानी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेक्ट है नहीं माना जाएगा। तो क्या आंसर दिया था बेटा? फर्स्ट ऑप्शन। ओके, क्योंकि सभी एलिमेंट के एटम स्टेबल नहीं होते बेटा, तभी तो रेडियो एक्टिविटी होती है। ज्यादातर स्टेबल होते हैं, वेरी फ्यू आर अनस्टेबल। ओके, नेक्स्ट बेटा, न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर दिस स्प्लिट इनटू 2 न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर दिस एंड दिस, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर दिस। जो रेडियस होता है, रेडियस इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3 बेटा, तो रेडियस आर प्रोपोर्शनल टू मास नंबर पावर 1/3 क्यूब रूट कह सकते हैं। तो ये क्या आएगा 125/64 का क्यूब रूट, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 5/4। तो क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ध्यान देंगे क्या कह रहा है। इन द गिवन रिएक्शन द एलिमेंट एक्स इज, ये भी वही है देखिए। ओके, एक्स क्या होगा, तो ये तो न्यूट्रिनो है, इसकी तो हमें कोई जरूरत है, ये तो ना मास होता है ना चार्ज होता है, ये रिएक्शन में कोई काम नहीं करेगा, ये प्लस है। मैं फिर कह रहा हूं, ये प्लस ऊपर लिख देते हैं जिससे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको ये प्लस नीचे लिखना है, क्योंकि इट अफेक्ट द चार्ज नॉट द मास।
तो क्या होगा 22 इक्वल टू ए, ये तो सेम रह गया। 11 इक्वल टू जेड प्लस 1, तो z क्या आ गया बेटा 10, तो ये क्या आ जाएगा 22 एंड 10, क्या आंसर आ गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें 2021, ये हमें क्या कहता है बेटा, न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट ईच ऑफ मास नंबर, मान लो ये 240 है, ये 2 में टूट गया, ईच ऑफ मास नंबर 120। जो मास नंबर होता है यही टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है बेटा। ए क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कहता है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये बाइंडिंग एनर्जी क्या दी है, पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रेगमेंट न्यूक्लियाई, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है 7.6, इसकी बाइंडिंग एनर्जी वाइल दैट ऑफ फ्रेगमेंट इज पर न्यूक्लियन कितनी है 8.5। द टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, गेन किसके बराबर होगा बेटा, गेन होगा फाइनल बाइंडिंग एनर्जी टोटल माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी टोटल। फाइनल बाइंडिंग एनर्जी टोटल कितनी है 8.5, ए कितना है 120, कितने बने हैं 2, एक का 120 है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं वही 240, माइनस इनिशियल कितनी है एक की 7.6, टोटल कितने हैं 240। अब बेटा जब कैलकुलेशन करनी है तो बच्चा कई बार इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाता है, फिर इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेगा। थोड़ा सा ध्यान देना है, नीट में आपके पास बहुत ज्यादा समय टाइम नहीं होता है, तो आपको दिमाग एक्टिव रखना है। 240 कॉमन ले लो, अब आपके पास ये क्या बच गया 0.9 इंटू 240, क्या इसे मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं। ये 0 एडजस्ट हो जाएगा, ये 9 बचेगा, 9 इंटू 24 216, 36 6 9 इंटू 2 18 प्लस 3 216, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, क्या ये बात समझ में आई बेटा। यहां पर देखिए अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये अब उसका रिवर्स आ गया, जो हमने पीछे क्वेश्चन देखा था ये उसका रिवर्स आ गया बेटा, क्लियर है। ये z है ये a है, यहां z -1 हो गया, यानी कि यहां एलिमेंट क्या आएगा +1 किस में होता है बीटा में, यहां एलिमेंट क्या आएगा बेटा, अगर आप इसको लिखें, अगर आप इसको लिखें z - b a, तो यहां एलिमेंट क्या आएगा प्लस, तभी तो ये सम क्या रहेगा बेटा z के बराबर। अब यहां -3 हो गया, तो 2 किससे कम होते हैं अल्फा से, इससे 2 कम करने हैं, तो यहां क्या कर दोगे अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा z -3, ये c आ गया। क्या ये बात समझ में आई बेटा। यहां पर 1 कम करना था तो प्लस, यहां 2 कम करने हैं यहां से, तो 2 किससे कम होते हैं अल्फा से, फिर 1 प्लस करना है, यहां z -3 था, इसमें 1 प्लस करना है, प्लस करना है तभी तो +2 होएगा, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो इसका सम करके देखो z -2 -1 -3, क्लियर है। तो पहले क्या निकला बीटा, फिर अल्फा, फिर माइनस बीटा, तो पहले पॉजिटिव फिर अल्फा फिर माइनस बीटा, तो आंसर क्या बन गया डी ऑप्शन बेटा, क्लियर है। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड इन डीएनए इज दिस। ये क्या है बेटा, एनर्जी है 10⁻⁻20 जूल, एनर्जी कितनी है 10⁻⁻20 जूल। द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बस इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना था बेटा, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करके,
तो ये ऊपर चला गया, -1 1.6 1/16 बेटा। तो इसको आप लिख सकते हैं 100/16 इंटू 1/100। तो ये क्या आ गया 96। ये क्या आ गया बेटा 96.4 था, तो 2 आ गया, 5 आ गया बाय 100। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 0.0625। तो क्या आंसर आ जाएगा 4। क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है बेटा ये, व्हेन अ यूरेनियम इज बम्बार्ड विद द न्यूट्रॉन जनरेट दिस 3 न्यूट्रॉन एंड। देखिए ये भी इक्वेशन बैलेंसिंग के ऊपर है। तो आप कैसे वो अल्फा बीटा गामा छोड़ सकते हैं जब आपके पास इतने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं इक्वेशन बैलेंसिंग के ऊपर। तो यहां मान लो कोई भी x था, ये z a, साथ में 3 न्यूट्रॉन, और ये कब हुए जब एक न्यूट्रॉन आकर इसको टकराता है। तो साथ में यहां क्या था एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता, मास होता है, इसलिए 1 किधर लिखा जाता है ऊपर। अब आप क्या कर दो बेटा कंजर्व कर दो। पहले मास नंबर कंजर्व करेंगे 92, ये +0, इधर क्या है बेटा 36, ये क्या है z, और ये क्या है 0। तो ये z या z की वैल्यू क्या हो गई, इसको माइनस कर दीजिए बेटा। ये क्या बच गया हमारे पास, ये क्या बच गया हमारे पास 56। वैसे तो देखो आंसर बन गया, ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है नीट में। अगर मैं यहाँ सॉल्व करके बताऊं तो मास नंबर बेटा 189 a + 3 × 1, तो ये हो गया 236 माइनस 92। तो ये बच गया 4, और ये क्या बच गया बेटा हमारे पास 14। तो ये हमारे पास क्या बच गया, क्या आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ओके बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस आइंस्टाइन्स इक्वेशन बेटा, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ अ मास इज E = mc²। मास कितना है 0.5, c² 3 × 10⁸ का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि अगर मैं इस मास को, सारे मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं, डिस्ट्रॉय कर दूं, वैसे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है द मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट अगर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट आइंस्टाइन ने कहा था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो अगर आप इस एनर्जी को मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो वो कैसी इक्वेशन होगी mc²। तो ये हो गया 1/2, ये 9 × 10⁻16, 4.5 × 10⁻16 जूल। बट ये मास क्या केजी में था, ये मास किस में था बेटा ग्राम में। तो यहां पर क्या लगना था -3। तो ये मेरे पास क्या आना था बेटा 13। तो ये कितना आना था बेटा 13। ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ओके, आगे यहां पर इस क्वेश्चन में ना मिलीग्राम दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि अगर बाय चांस मिलीग्राम दे दे तो मिलीग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको केजी में कन्वर्ट किया जाता है। ये मास को कन्वर्जन होती है, ये एडिशनल टिप है इस वीडियो की बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिए जाते हैं। ओके, ये क्या होता है हीलियम न्यूक्लियस, दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो बचता है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए ये सेम क्वेश्चन 2 बार आ गया, 2007 2015 सेम है। एल्यूमिनियम मास नंबर पे फोकस रखना है, एटॉमिक नंबर पे नहीं। 125 125 क्या ये दिखा, सेम है।
यहां पर रेडियस RL था, दूसरे न्यूक्लियस का पूछा था, यहां वैल्यू दे दी। तो बेटा जो रेडियस है दिस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो अगर मैं TE का लिखूंगा बाय एल्यूमिनियम का, तो ऊपर मास नंबर TE का, नीचे मास नंबर एल्यूमिनियम, 1/3। क्लियर? तो ये आ गया 125/27, 1/3, 5/3 इंटू RAL, तो ये हो जाएगा RT। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया बेटा इस क्वेश्चन का। दूसरे का क्या होगा, यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए 3.6 FM। तो ये कितना आ गया बेटा 6 FM, क्योंकि इसको कट करेंगे ये 1.2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये? ओ सॉरी, तो ये बीच में इमेज आ गई थी, ये कैलकुलेशन। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डिके एट द रेट, ये है नीट 2015, एट द रेस्ट इनटू न्यूक्लियन थोरियम एंड हीलियम। यूरेनियम था, ये रेस्ट पे पड़ा था, ये किस में टूट गया, थोरियम में, और किस में टूट गया, हीलियम न्यूक्लियस यानी कि अल्फा पार्ट। जब ये रेस्ट पे पड़ा था तो मोमेंटम क्या था बेटा, इनिशियल 0। अब ये जो टूटता है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से टूटता है बेटा। किसकी वजह से टूटता है, इंटरनल फोर्सेस, इसलिए मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। फाइनल मोमेंटम थोरियम का, हीलियम का, इन दोनों का वेक्टर सम क्या रहेगा, इनिशियल के बराबर 0। तो अगर देखें तो वेक्टर में ये दोनों क्या होंगे बेटा, ऑपोजिट, बट मैग्नीट्यूड में ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। अगर ये मोमेंटम बराबर हो गया, मोमेंटम ही पूछा इन्होंने, तो मोमेंटम कहता है लेस मोर, गलत हो गए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल होती है 1/2 p²/m। अगर मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास बेटा। और यहां आप देख सकते हैं मास किसका ज्यादा होगा, थोरियम का, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी कम होगी, थोरियम की काइनेटिक एनर्जी कम होगी बेटा। तो थोरियम की, हीलियम हैज लेसर काइनेटिक एनर्जी, हीलियम हैज मोर, यस, तो आंसर वुड बी डी। तो देखिए ये कंसेप्ट किसको कनेक्ट करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कनेक्ट करता है। ओके ये है 2014 का क्वेश्चन। क्या कहता है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी, ये भी क्या है, पर न्यूक्लियन, इसका ध्यान रखना है बेटा। लिथियम की कितनी, लिथियम की दे दी 5.67, हीलियम की दे दी इतनी। न्यूक्लियर रिएक्शन क्यू वैल्यू रिलीज्ड, क्यू वैल्यू रिलीज्ड क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड बेटा, ये होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा क्यों, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्यों बेटा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन होती है कि इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूक्लियस फॉर्म। तो जब हीलियम बना ये एनर्जी रिलीज हुई। और दूसरी डेफिनेशन होती है इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूक्लियस टू ब्रेक इट। तो जब ये लिथियम टूटा तो उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी। तो जो प्रोडक्ट है ये टूटने के लिए इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और प्रोडक्ट जब बनेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो फाइनल एनर्जी रिलीज क्या होगी, एनर्जी रिलीज माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब। तो रिलीज कब करता है प्रोडक्ट, एब्जॉर्ब कौन करता है, रिएक्टेंट। इसलिए ये होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बेटा। ओके अक्सर टीचर बोल देते हैं याद कर लो। तो भाई लॉजिकली बता तो दो कि ये क्यों लिखा है। याद तो बच्चा कर ही लेगा, बट उसको पता होगा तो थोड़ा लॉजिकली सोच कर याद कर लेगा। कभी कोई कंफ्यूजन हुई तो उसको सोच लेगा कि हाँ ऐसे था। ओके
तो प्रोडक्ट क्या है? हीलियम। हीलियम में कितने न्यूक्लियॉन है? 4। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? इधर थे 7 + 1 8, यहां क्या है? 1। तो यहां इक्वेशन में कुछ गलती हुई है। हो सकता है जहां से मैंने उठाया वहां गलती हो, या हो सकता है एनटीए ने ही जानबूझ के ऐसे, तब तो एनटीए नहीं था, सीबीएसई ने जानबूझ के ऐसे दिया। तो हीलियम कितने बनेंगे बेटा? 2। तो टोटल न्यूक्लियॉन कितने होंगे? 1 में 4, 2 में 8। एक न्यूक्लियॉन की एनर्जी कितनी है? 7.06। माइनस प्रोडक्ट में कितने हैं? लिथियम के 7, एक की एनर्जी कितनी है? 5.60। सर हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की नहीं होगी। क्यों बेटा? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी तो तब होगी ना जब न्यूक्लियस के अंदर हमें एक से ज्यादा न्यूक्लियन लाने पड़े जो एक दूसरे को रिपेल करें या अट्रैक्ट करें बेटा। तो मल्टीप्लाई करिए बेटा, ये 56.48, ये कितना आ जाएगा? 0,239। तो ये कितना बच गया बेटा? 28, और ये कितना बच गया? 17। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। A certain mass of hydrogen is changed to helium by the process of fusion. Mass defect is this: the energy liberated यहां पर भी वर्ड है पर AMU। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल सही, बट आंसर गलत मार्क कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस वर्ड को मिस करते हैं। क्या होगी बेटा एनर्जी रिलीज्ड? ये होती है मास डिफेक्ट इनटू c²। अगर मास kg में हो, अगर ये मास AMU में हो तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा M कितना है बच्चों? 2866, और ये क्या आएगा? 931.5। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करता हूं देख लीजिए। मैं यहां से 2 डेसिमल शिफ्ट कर दूंगा और यहां 2 डेसिमल आगे ले आऊंगा। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं, आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली ये कितना है? 3। ये कितना है हमारे पास? अगर आप देखें 3, और ये है 9, तो 27 के आसपास होगा बेटा। ये 27 के बहुत पास में ये होना चाहिए, ठीक है। ये वैसे आता है 28 के आसपास। 27 के आसपास क्या दिख रहा है? ये बच्चे इसे मार्क कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें क्या देखनी है? एनर्जी रिलीज्ड पर AMU। पर AMU मतलब पर न्यूक्लियन। कितने हाइड्रोजन, सॉरी क्या बना था? हीलियम। हीलियम के पास कितने AMU होते हैं या कितने न्यूक्लियन होते हैं बेटा? 4। तो 4 से डिवाइड करिए, ये क्या आएगा? 6.25 के आसपास आएगा। उससे बड़ी वैल्यू क्या होगी बेटा? थोड़ी सी, क्या ऑप्शन आ जाएगा? ये वाला। एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो वो मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेशन में, क्योंकि ऑप्शंस आर फार अवे, तो यू कैन सॉल्व बाय अप्रोक्सीमेशन ऑल्सो। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये कहता है हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा। आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये कर्व याद होनी चाहिए। इसके ऊपर काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में डाले जाते हैं। क्लियर है बेटा? ये कुछ इस तरीके से एक कर्व आपको ड्रॉ करके बताई जाती है। ये जो रीजन होता है ये 50 मैक्सिमम 50 to 80 के पास होती है। मैक्सिमम एनर्जी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ये जो 3 शार्प कर्व हैं ये हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन के लिए होती है। अब यहां पर अगर आप देखें ये होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ए क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन बेटा। तो इनिशियली क्या है? मास नंबर भी बढ़ रहा है, एनर्जी भी बढ़ रही है। बाद में मास नंबर कम हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है।
तो क्या होगा बेटा, इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली, डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली, फर्स्ट डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, अल्फा बीटा पार्टिकल एंड गामा ऑल हैव सेम एनर्जी, देन देयर पेनिट्रेटिंग पावर इन मीडियम। अब एनर्जी सेम है, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी बेटा, तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी। गामा मासलेस होता है, रेज है, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर। बीटा का मास उससे ज्यादा है बट अल्फा से बहुत कम है, तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर। अल्फा सबसे हैवी है, तो इसकी मिनिमम पेनिट्रेटिंग पावर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मार्क करना है। तो सबसे ज्यादा गामा की, सबसे कम अल्फा की, फिर बीटा, फिर गामा। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्या कहता है बेटा, ध्यान देंगे। ये कहता है कि हमारे पास वही फिर से रेडियस वाला 2012 में, 2007 में, 2009, 7 में, 12 में, 16 में या 15 में भी आया था। ऊपर यही सेम क्वेश्चन 3.6 था, बट यहां 127 था बेटा। तो R इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3। तो अगर मैं कॉपर का रेडियस देखना चाहता हूं एल्यूमिनियम के कंपैरेटिवली, तो कॉपर का मास नंबर, एल्यूमिनियम का मास नंबर, पावर 1/3 बेटा। ये है 64, ये है 27, पावर 1/3, ये आएगा 4/3 बेटा। अब अगर आप देखें तो जो कॉपर है वो हो जाएगा 4/3 इंटू 3.6, ये कितना हो जाएगा 4.8। क्लियर है, इससे पहले ये 4-5 बार आ चुका है बेटा। ओके, क्लियर है, आगे बढ़। नेक्स्ट बेटा, पावर ऑब्टेन्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 235, यूजिंग यूरेनियम 235 डिसइंटीग्रेशन इज दिस, मास डिके ऑफ दिस पर। कितना मास इसका डिके हो रहा है 1 घंटे में, यानी कि कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है बेटा। जो एनर्जी होती है वो होती है mc²। अगर रेट ऑफ एनर्जी देखें, क्योंकि ये किलोवाट है रेट ऑफ एनर्जी, तो c² कांस्टेंट है dm/dt। c ये कितना है 1000 किलो, यानी कि जूल पर सेकेंड बेटा। c² 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, ये dm/dt आ जाए। तो dm/dt जब आप इसे डिवाइड करेंगे, ये किलो था बेटा यहां पर, तो ये 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻16, ये आ गया 1/9 इंटू 10⁻10, ये है केजी पर सेकेंड। इसने पूछा है मास डिके पर आवर, तो 1 घंटे में कितना मास डिके होगा इन 1 आवर। मास कितना डिके हो जाएगा, 1 सेकंड में इतना होता है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं बेटा 360, 3600, तो ये 400, ये आ गया 4 इंटू 10⁻⁻8 केजी इन 1 आवर। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करें बेटा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। अगर आप इसको माइक्रोग्राम में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जा सकता है बेटा 40 माइक्रोग्राम। तो कितना दिया है बेटा हमें 40 माइक्रोग्राम। समझे बेटा, कितना मास। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा कि इतनी एनर्जी यूज करने के लिए 1 घंटे में यूरेनियम कितना यूज किया गया, वो यूरेनियम का मास निकालना होगा। इसमें मास डिके, डिके मतलब कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस ऑफ मास m
emit a photon of frequency this and nucleus require the recoil energy क्या होगी? अगर आप ध्यान से देखें बेटा, एक न्यूक्लियस था, रेस्ट पे पड़ा था, इसने एक फोटोन, एनर्जी लिख लो, फोटोन लिख लो, एमिट कर दिया, जिसकी एनर्जी कितनी थी, एच न्यू। तो इसका मोमेंटम क्या होता है, ई बाई सी। तो ये क्या हो गया बेटा, एच न्यू बाई सी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हम देख कर आए थे। अगर इसके पास मोमेंटम है तो ये भी रिक्वाइल करेगा बेटा मोमेंटम के साथ। ये फोटोन का है, ये न्यूक्लियस का। क्योंकि ये रेस्ट पे था, ओवरऑल मोमेंटम रिमेन कंजर्व। ओवरऑल मोमेंटम रिमेन कंजर्व इक्वल टू 0। तो पी एन किसके बराबर होगा बेटा, माइनस पी पी, माइनस पी पी। क्या ये बात समझ में आई? तो मोमेंटम क्या रह गया, सेम रह गया बेटा। कितना हो गया, एच न्यू बाय सी। हमसे पूछ ली रिकॉइल एनर्जी। एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है, न्यूक्लियस एक पार्टिकल है बेटा, वो एनर्जी होती है 1 बाय पी स्क्वायर बाय एम। अब पी स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा आपको, ई स्क्वायर एच स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और न्यूक्लियन का मास कितना, न्यूक्लियस का मास कितना है, एम। तो ये क्या आ गया बेटा, 1 बाय 2 एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाय एम सी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ओके, क्या ये बात समझ में आई बेटा? अगर आपको या आपके किसी दोस्त को ये बात सताती है, या उसको डर लगता है कि अगर मेरी सिलेक्शन ना हुई तो क्या होगा, तो हम इसके बारे में भी इस वीडियो के एंड में बात करेंगे बेटा। क्योंकि मैं बीच में बात नहीं करूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम सिर्फ काम की बात करेंगे, बट लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर आपको लगता है कि अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई तो आपका क्या होगा। आपको भी अगर ये बात सताती है, डराती है, तो इसका क्या, आपको कैसी सोच आपकी डेवलप करनी चाहिए जिससे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। ओके, ये रिलीफ फील कर सकते हैं, रिलैक्स फील कर सकते हैं। क्या होगा बेटा, फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज, ये आपको स्पेशली नोट में थ्योरी में लिखवाया जाता है कि फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए, सच दैट जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है उसको ओवरकम किया जा सके और ये दोनों इतने क्लोज आ सकें कि एक दूसरे के ऊपर जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है वो काम कर पाए। तो क्या होगा बेटा, सच दैट न्यूक्लियस ब्रेकअप, एटम गेट आयोनाइज, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाई इनफ टू ओवरकम द कूलम रिपल्सिव फोर्स। क्लियर है? रिपल्सिव फोर्स को ये भी मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि हमें कहा गया था न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस में लगती है जो अट्रैक्टिव है। जैसे ही दो न्यूक्लियन प्रोटॉन प्रोटॉन, एक क्वेश्चन आता है कि उनके बीच का डिस्टेंस 3 एंगस्ट्रॉम है, तो भाई 3 एंगस्ट्रॉम इज मच ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज, तो इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगी। सिर्फ कौन सी लगेगी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लगेगी। उसी को ओवरकम करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर हाई एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है न्यूक्लियस इमिट अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा पार्टिकल रिजल्ट इन न्यूक्लियस। अगर ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये Z है, ये A है, ये एक अल्फा पार्टिकल इमिट करता है और 2 बीटा पार्टिकल। अब बीटा बच्चा कहता है सर बीटा तो नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं बीटा नेगेटिव होता है इन जनरल, बीटा पॉजिटिव के लिए लिखा जाता है रेयर प्रोसेस। जब तक वो मेंशन ना करे बीटा नेगेटिव ही लेना चाहिए। ओके, क्लियर है बेटा? ये 2 4। तो अब अगर आप देखें तो ये n है, ये z, ये +2 और ये -2, ये कट गया, तो z क्या रह गया बेटा, n के बराबर।
ए अगर आप देखें तो ये m है, ये a है, ये 4 है, तो ये a किसके बराबर आ गया, m-4। तो ऐसे दो न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, उनको, अच्छा यहां तो ये पूछा है कि रिजल्टिंग न्यूक्लियस क्या होगा, ये आ जाएगा। आगे आने वाले क्वेश्चन में पूछेगा कि ये दोनों आपस में क्या हैं, आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोप। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, द मास ऑफ न्यूक्लियस इज दिस लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ ऑल इट्स न्यूक्लियन। इसको क्या बोलते हैं, किस चीज की डेफिनेशन है ये, मास डिफेक्ट की डेफिनेशन है। मास डिफेक्ट, यू का मतलब ये क्या है, यू का मतलब ये होता है AMU। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मास डिफेक्ट बाय विच मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेसर देन द मास ऑफ इट्स न्यूक्लियंस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियंस, यहां पर भी देखिए पर न्यूक्लियन मेंशन है, तो कितनी होगी बेटा, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मास डिफेक्ट इनटू c स्क्वायर। तो ये कितना होगा बेटा, 0.042। अगर ये kg में है तो c स्क्वायर, नहीं तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। जब ये मास AMU में तो इससे मल्टीप्लाई कर देते, फिर से वही हमारे पास काम है 4.2, ये आ जाएगा 931। क्लियर है बेटा। अगर आप अप्रोक्सीमेट जाएंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई किया, 12, 2, 1, 36, 37.2 तो यही हो गया। 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अप्रोक्सीमेटली वो जुड़ जाएगा, तो 38 के आसपास ये कुछ बन जाना चाहिए, 37, 39 के आसपास ये कुछ बन जाना चाहिए बेटा। ओके, अब अगर हम देखें पर न्यूक्लियन, ऑप्शन दूर है, कोई टेंशन नहीं है, 39/7 बेटा, तो क्या बनेगा, 35, 4, 40, फिर से 5 के आसपास, हाँ इतने के आसपास ये कुछ बन जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन आ गई बेटा, बी ऑप्शन। क्लियर है। तो ये जो आपको अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लिकेशन है वो करनी आनी चाहिए बेटा। मैंने कैसे की वो मैं आपको बता देता हूं। मैं इसको 4 × 9.3 कर लिया और 0.2 × 9.3, पीछे वाले डिजिट हटा दिए, इस 4.2 को ऐसे डिवाइड कर लिया। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप 4.2 × 9 कर लीजिए, 4.2 × 0.3 कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ये 9 + 0.3 है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आप देखें 18, 8, 1, 36, ये 37 हो गया था बेटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 12, 26, 1.2, इनको ऐड कर दीजिए, देखिए 37, 38, 0.2, 39 के आसपास बन जाएगा। ओके, तो इस टाइप की अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ये थी इस वीडियो की सेकंड टिप। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, ये भी दोनों आइडेंटिकल क्वेश्चंस डाले गए हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज लग रहा है, बाकी देखते हैं। सेम है, आंसर सेम है, ऑप्शंस में थोड़ा थोड़ा चेंज है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन ड्यूटेरियम एंड हीलियम, व्हेन 2 ड्यूटेरियम मर्ज एंड फॉर्म हीलियम, तो एनर्जी रिलीज किसके बराबर होगी बेटा। एनर्जी रिलीज क्या होती है, हमने ऊपर भी बात की थी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपको पता है तो बड़ी अच्छी बात है। क्यों होता है, अगर आपने ऊपर से सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखें, अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को जरूर देखें, ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि ये ऐसा क्यों लिखा जाता है। तो प्रोडक्ट है हीलियम, हीलियम की ये क्या दी है, पर न्यूक्लियन, तो कितने न्यूक्लियन है, 4, माइनस इसमें कितने न्यूक्लियन है, 4, और एक की कितनी है, 1.1, तो ये आएगा 28 - 4.4, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। इसमें भी सेम है बेटा, 2.2। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन एंड हीलियम आर, इसमें टोटल दे दी, देखिए इसमें एक ड्यूटेरियम की दे दी यानी कि 2 न्यूक्लियन की, और पूरे हीलियम की दे दी यानी कि 28। ठीक है, और टोटल एनर्जी रिलीज पूछिए, ये भी क्या है, 23.6।
ओके बेटा, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स emitted by radioactive substance is twice the number of alpha। ये आ गया जो हमने पीछे क्वेश्चन बताया था आपको, x ZA और ये है y, ये क्या होगा, मान लो Z1 A1, क्या है, अल्फा एक है और बीटा डबल है। तो मैंने क्या बताया था, Z इक्वल टू Z1 2 प्लस 2 माइनस 1, ये कट गया, तो Z1 किसके बराबर है, Z के, और A1 प्लस 4, तो ये क्या आएगा, A माइनस 4। तो यहां पर ये क्या है, A माइनस 4 और ये Z। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही हमने बात करी थी, उसमें पूछा था क्या होगा फाइनल एटॉमिक नंबर, और इसमें पूछ लिया कि ये दोनों आपस में क्या है। द रिजल्टिंग डॉटर इज एन, इसको पेरेंट कहा जाता है और इसको डॉटर। तो ये क्या है, आइसोटोप है। क्या है बेटा, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, आइसोटोप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 2-3 हम पहले भी कर चुके हैं बेटा, यहां पर ध्यान देना है, ये प्लस Z है +1, तो यहां पर क्या होगा, बीटा -1, क्योंकि +1 और -1 क्या हो जाएगा, Z। तो माइनस, तो पहला क्या है, बीटा, ये 2 हो सकते हैं, ये कट गए। अब फिर से ये सेम रह गया, देखो, अरे बाप रे, यहां तो A-4 कर दिया, अरे A-4 है, तो यहां पर हाँ सेम नहीं रहा। अगर आप देखें तो ये 2 कम हो गया और ये 4 कम, तो किससे 2 और 4 कम होते हैं, अल्फा से, तो ये अल्फा हो गया, ये डी हो गया। यहां पर सेम रह गया, यहां स्टार लगा है, स्टार मतलब एक्साइटेड न्यूक्लियस, और यहां स्टार हट गया, यानी कि स्टेबल। ये कब होता है, जब गामा मिट किया जाए। तो फाइनल क्या है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन क्लास में बहुत वेटेज देके बताया जाता है, 8 में, 7 में, 4 में, और मुझे लगता है अगले साल भी यही आने वाला है, 2026 में यही नीट में आने वाला है। मुझे पूरा फीलिंग आ रही है, सिक्स सेंस कह रहा है। ओके, ठीक है, वैसे तो एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होता क्या आएगा, बस ऐसी फीलिंग आ रही है। अगर आप देखें तो क्या होता है बेटा, ये बॉन्डिंग की जगह क्या आना था, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ये होती है मास डिफेक्ट इनटू c²। मास डिफेक्ट क्या होता है, ये होता है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, z नंबर ऑफ प्रोटॉन, a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये पता है ना आपको, अगर ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है तो Z क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर। A क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। और A माइनस Z क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रॉन कितने हैं। तो एक प्रोटॉन का मास Mp है और एक न्यूट्रॉन का मास Mn है, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो टोटल नंबर, टोटल मास प्रोटॉन का, टोटल मास न्यूट्रॉन का, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या है, mz डिनोट द मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास क्या है, ये वाला। क्या ये बात समझ में आई, इंटू c², इंटू c²। ओके, ये होती है बाइंडिंग एनर्जी। तो पहला तो इसमें देखें तो हमारे पास क्या आंसर करेक्ट हो गया बेटा, फर्स्ट। क्या ये पता चला बेटा, ये करेक्ट हो गया। इसमें अगर आप देखें तो m पूछा गया है, m किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय c², ये हो गया ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। इसको उधर ले जाइए बेटा, मास ऑफ न्यूक्लियस को, ये क्या हो जाएगा, ZMP
प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस बी ई बाय सी। क्या ये बात समझ रहे हैं? तो क्या आ जाएगा बेटा, अगर आप देखें तो यहां पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन फिर से ये मास ये और ये वाला। फिर अगर आप देखें यहां पर इन्होंने a माइनस जेड की जगह दे दिया कि n क्या है, न्यूट्रॉन है, तो a माइनस जेड की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, ये माइनस बी बाय सी स्क्वायर। ये हमारे पास दोनों सेम क्यों लग रहे हैं, अच्छा ये बी सी स्क्वायर है, ये बी बाय सी स्क्वायर, तो ये डी बन जाए। ओके, क्लियर है आपको? मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर इन रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज। बेटा रेडियस का जो रिलेशन है वो मास नंबर के साथ पावर 1/3 है, बट डेंसिटी, रिमेंबर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। किस ऑर्डर की होती है बेटा, 10⁻17 kg/m³ ऑर्डर की होती है। तो क्या आएगा बेटा रेशो, ये जो 1/3 है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, डेंसिटी की रेशो 1:1 आए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है इन रेडियो एक्टिव डिके द नेगेटिवली बीटा पार्टिकल आर, कहां से आते हैं? अक्सर बच्चे बोलते हैं सर बीटा नेगेटिव पार्टिकल जो है इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है, चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इलेक्ट्रॉन ही बोल देते, बीटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर से आता है। जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो चार्ज कंजर्वेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, बट उसको इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इसको एक नया नाम दे दिया कि ऐसा पार्टिकल जिसका प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन जैसी है बट वो न्यूक्लियस के अंदर से आ रहा है, इसलिए उसे बीटा नाम दे दिया। तो ये बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डीके ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। यस बेटा, यही होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। देखो ये लाइन है ना, इसको काउंटर करने के लिए इसको बीटा नाम दिया गया था कि न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है, और वो रह भी नहीं सकता, जैसे ही बनता है बाहर आ जाता है। नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आ चुका है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन इज दिस, हीलियम इज दिस, 2 ड्यूट्रॉन मिलके एक हीलियम बनाते। तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? हीलियम। रिएक्टेंट क्या है? 2 ड्यूट्रॉन, एक की 2.2 है, तो 28 - 4.4 23.6। इससे पहले भी हम इसको देख चुके हैं इस वीडियो में। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए, ये रेडियस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में इससे पहले देख लिए। R इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। रेडियस ऑफ न्यूक्लियाइड इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस ऑफ रेडियस दिस। जर्मेनियम का जो रेडियस है वो ट्वाइस ऑफ, तो अगर मैं देखूं मास नंबर इज प्रोपोर्शनल टू R3, तो जर्मेनियम बाय ब्रिलियम, ये क्या आ जाएगा? RGE RBE का क्यूब। तो ये कितना है? 2, तो ये 8 हो गया, और ये कितना है बेटा? 9 मास नंबर, तो ये कितना हो गया? 72। क्या ये बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? आगे बढ़ते। नेक्स्ट बेटा, ये फिर उसी के ऊपर आ गया। देखिए कहता है इन अ रिएक्शन इफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस एंड दिस आर दिस, एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन। Q वैल्यू होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट।
हमने ऊपर बताया था कि ये ऐसा ही क्यों होता है। ओके, तो प्रोडक्ट क्या है? हीलियम। हीलियम की कितनी है? सी। रिएक्टेंट क्या है? ड्यूटीरियम। इसकी कितनी है? ए। और क्या है? ये बी। तो ये क्या हो जाएगा? सी माइनस ए माइनस बी। तो क्या आ जाएगा बेटा? सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन एनी फिजन प्रोसेस द रेशो मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट पेरेंट न्यूक्लियस। इन फिजन जनरली क्या होती है बेटा? एनर्जी रिलीज होती है। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो मास किस में कन्वर्ट हुआ होगा? एनर्जी में। तो इसका मतलब मास क्या हुआ होगा बेटा? डिक्रीज। तो जो प्रोडक्ट बनेगा तो मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? लेस होगा मास ऑफ रिएक्टेंट से। तो ये रेशो क्या होगी बेटा? लेस देन 1। मास ऑफ प्रोडक्ट मास ऑफ पेरेंट रिएक्टेंट लेस देन क्या होगा? 1 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूक्लियाई आर आइसोटोन। आइसोटोन क्या होते हैं बेटा? विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि A माइनस जेड क्या होना चाहिए? सेम। तो पहले में देखो 74 माइनस 34 40, 71 माइनस 31 40, यही मैच कर गया बेटा। इसको करके देख लो, ये मैच नहीं करेंगे। क्लियर है? पहला ही मैच कर गया तो बात बन गई। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, जो मैं आपको कह रहा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, फिजन ऑफ न्यूक्लियाई इज पॉसिबल। ध्यान देना है बेटा, जो बाइंडिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कुछ ऐसी कर्व होती है। मुझे पता है आप कहेंगे सर बीच में ऐसे 3 कुछ ऐसे हम्प होते हैं, ठीक है, ये होती है। अब अगर आप देखें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती भी है मास नंबर बढ़ने से, और यहां कम भी होती है। इंक्रीज विद मास नंबर एट लो मास नंबर, ये ऑप्शन क्या लग रही है? करेक्ट, लो मास नंबर के लिए बढ़ती है। डिक्रीज विद मास नंबर, रॉन्ग। इंक्रीज विद मास नंबर एट हाई मास नंबर, डिक्रीज विद मास नंबर एट हाई मास नंबर, यस। ये 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। हाई मास नंबर के लिए कम होती है, बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जब लो मास नंबर होता है तो यहां होती है बेटा फ्यूजन, और जब हाई मास नंबर होता है तो वहां होती है फिजन। तो हमें फिजन को एक्सप्लेन करना है। किसको? फिजन को। और फिजन कहां होती है? हाई मास नंबर पे। इसलिए इसका ऑप्टिमाइज्ड करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा? डी ऑप्शन। मैंने कई सारे टीचर्स को देखा है, वो कह देते हैं कि ए और डी दोनों करेक्ट हैं। नहीं बेटा, यहां फिजन देखनी है। फिजन हाई मास नंबर के लिए होती है। तो हाई मास नंबर पे क्या होता है? मास नंबर के साथ ये एनर्जी कम होती है, इसलिए ये टूटकर हाई एनर्जी की तरफ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा क्या कह रहा है? If in nuclear fusion process the mass of fusing nuclei जो जुड़ रहे हैं वो M1 M2 है, रिजल्टेंट M3 है। हमने जैसे अभी अभी ये क्वेश्चन किया, देखो यहां पर ये रहा, ये 2005 में जो एनर्जी रिलीज होती है तो इसका मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब मास डिक्रीज होता है। तो जो फाइनल मास है वो इनिशियल मास से कम होगा बेटा। तो क्या आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेड बाय, देख रहे हो ऐसे भी क्वेश्चन किसी जमाने में आते थे, है ना? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे काश अभी भी आ जाएं। अभी भी कभी कभार आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, कभी भी लेवल ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जेड रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन, और ए माइनस जेड रिप्रेजेंट करता है बेटा
ए माइनस जेड रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रॉन। तो क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस समटाइम लेस। कभी आपने देखा है कि मास नंबर कम हो? कभी नहीं देखा। ऑलवेज लेस देन इट्स एटॉमिक नंबर, होता ही नहीं। ऑलवेज मोर, समटाइम इक्वल, समटाइम मोर। ज्यादातर केसेस में ज्यादा होता है, बट एक हाइड्रोजन है जिसमें Z और A बराबर होते हैं। बाकी सबके लिए ये क्या होता है बेटा? ज्यादा ही होता है। हमेशा क्या होता है? ज्यादा। तो क्या बेस्ट ऑप्शन हो जाएगी? सम टाइम इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, और सम टाइम क्या होगा? मोर। ऑलवेज मोर हमेशा नहीं होता। हाइड्रोजन हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें ये दोनों बराबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बाय अ फैक्टर ऑफ। कितना होता है बेटा? अगर आप देखें तो रेडियस ऑफ एटम इज ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15। तो रेडियस ऑफ एटम बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इनमें आ गया 5 का। तो वॉल्यूम इज होती है, वॉल्यूम इज R³। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसमें आ जाएगा 10⁻15। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको? तो आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। ओके, बट यहां पर अगर मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन दिखाऊं तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वह स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एन एटम बाय अ फैक्टर ऑफ 10⁻⁴। दिस मीन्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻12। यानी कि एटम की जो वॉल्यूम है वो कितने टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए? 10⁻12। ओके बेटा, बट यहां 10⁻12 की ऑप्शन नहीं है, तो बुक्स कहती हैं 10⁻15, क्योंकि ये इस ऑर्डर का होता है। तो ये ऑर्डर होता है बेटा। अगर ऑप्शन में इस तरीके से आ गया कि 12 ऑप्शन में नहीं है तो हम 15 मार्क करेंगे। अगर 12 ऑप्शन में हुआ तो हम 12 मार्क करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी यही कहती है। ओके, आगे बढ़ेंगे बेटा। सोलर एनर्जी इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू। सोलर एनर्जी किसकी वजह से होती है बेटा? फ्यूजन की वजह से होती है। ओके, किसी भी स्टार की एनर्जी किसकी वजह से है? फ्यूजन। नेक्स्ट बेटा, अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन बाय दिस रिप्रेजेंट। ये क्या इसमें मिस हो गया? यहां पर टाइपिंग एरर है। यहां पर क्या आना था बेटा? ये आना था, हाँ ये सॉरी, ठीक है। ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये वाला पार्टिकल क्या होता है बेटा? बीटा। तो ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? बीटा डीके रिप्रेजेंट करती है। ओके, फिर आता है बेटा मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस एंड न्यूट्रॉन इज दिस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम। बाइंडिंग एनर्जी ऊपर हमने फॉर्मूला देखा था बेटा, मास डिफेक्ट इनटू c² या फिर मास डिफेक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास डिफेक्ट, मास ऑफ प्रोटॉन A माइनस जेड, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू जो भी ये एनर्जी का फैक्टर। तो प्रोटॉन कितने होते हैं बेटा? किसकी बात चल रही है? हीलियम की। 2 प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मास कितना है? 1.0073। न्यूट्रॉन कितने हैं? Z माइनस A, वो भी 2 है। न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1.0087। न्यूक्लियस का मास कितना दे दिया? 4.0015। AMU है, इसलिए मैं 931.5 यूज कर रहा हूं बेटा। मल्टीप्लाई करिए बेटा इसको, क्या आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6402 ये बनेगा बेटा, और ये क्या बन गया?
41702 यही बन गया बेटा। इसको फिर ऐड कर दीजिए, 6 और 4 10 0, 11 1 2 12 1 3 0 4 माइनस ये बन गया। ये हम पहले भी कैलकुलेशन कर चुके हैं, बस उसमें ये इतनी डिटेल में नहीं थी, लास्ट स्टेप की कैलकुलेशन थी सीधी उसमें। तो इसको माइनस कर दीजिए, कितना बच गया ये 0.0305। याद आया? अब याद आ जाएगा कि ये कैलकुलेशन हमने पहले की है। मैंने आपको कहा था यहाँ 2 डेसिमल एडजस्ट कर दीजिए बेटा, और यहाँ भी कर दीजिए 9.31। इधर से हटा दिए, इधर को लगा दिए, तो 3 ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया 3 इंटू 9.3, तो कितना आ गया 27.9। 27.9 के सबसे पास क्या है 28. तो ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी। क्या ये बात समझ में आई? इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है। यहां पर हम फोटो को हाइड कर देते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। फॉर अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस सूटेबल न्यूक्लियाई आर। जो हमारे पास फ्यूजन कौन से करते हैं बेटा? जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? अ ड्यूट्रॉन स्ट्राइक दिस विद सब्सिक्वेंट एमिशन ऑफ अल्फा पार्ट। एक ड्यूट्रॉन क्या होता है बेटा? ड्यूटेरियम आयन। क्या एमिट कर दिया? अल्फा। तो एक यहां Y बन गया ZA। Z क्या होगा? 8 + 1 Z + 2, तो Z हमारे पास कितना आ गया 7। मास बेटा ये हो गया A + 4, मास कितना आ गया 14। तो 7 और 14 कौन सा आंसर आ गया बेटा? B। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया बेटा घूम के वापस। क्या कह रहा है हमें कि ये न्यूट्रॉन का मास है, ये प्रोटॉन का है। एटॉमिक मास नंबर m है, एटॉमिक मास न्यूट्रॉन प्रोटॉन, देन द करेक्ट। जो करेक्ट है कहता है जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है बेटा, वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके मास से कम होता है। जितना न्यूट्रॉन का मास है, प्रोटॉन का है, इन दोनों का जो सम करेंगे उससे कम होता है मास ऑफ न्यूक्लियस बेटा। तभी तो मास कम होता है, मास डिफेक्ट आता है और बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट बेटा, एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्यों होती है एनर्जी रिलीज? क्योंकि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, क्योंकि सम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट इज मोर, नहीं, जो प्रोडक्ट होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की कम होती है, तभी इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो रिलीज होता है। फ्रैगमेंट इज लेस बेटा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंटल। ये करेक्ट है बेटा, बट एनर्जी रिलीज किसकी वजह से होती है? क्योंकि सम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ओके, वैसे तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट। ये भी हमारे पास है करेक्ट। ये बेटा बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है एक्स के साथ जब न्यूट्रॉन टकराएगा तो ये हमें लिथियम देगा, साथ में एक अल्फा। तो अगर आप देखें ये 3 2 5 है, ये 0 है, तो ये Z कितना हो गया बेटा 5। A + 1 किसके बराबर है 11, तो A कितना हो गया 10, और 5 और 10 कौन सा है यहाँ पर? A। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, विच रे कंटेन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कौन सा होता है? अल्फा। अब कई बार बच्चे आते हैं सर बीटा भी तो होता है। भाई बीटा इन जनरल कौन सा लेना होता है? नेगेटिव। बीटा पॉजिटिव इज अ रेयर प्रोसेस। और जब तुम्हें पता है कि अल्फा तो हमेशा ही पॉजिटिव है तो वो ले गए, जब बीटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं वो लोगे, तो ज्यादा कौन सा लेना है? गामा क्या होते हैं? फोटोन। एक्स क्या होते हैं? फोटोन। चार्जलेस, कोई चार्ज
नहीं होता। नेक्स्ट बेटा, इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ये थ्योरी आपको याद करनी है और कोई भी इसका इलाज नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर द गिवन रिएक्शन पार्टिकल एक्सिस, जब बीटा पॉजिटिव बनता है तो पॉजिटिव पार्टिकल बना है तो यानी कि जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ होगा बेटा, तभी तो चार्ज कंजर्वेशन, यहाँ प्लस था ये न्यूट्रल हो गया तो चार्ज कंजर्व करने के लिए जब न्यूट्रॉन बनता है तो साथ में क्या बनता है, न्यूट्रिनो। क्या बनता है बेटा, न्यूट्रिनो सॉरी, क्या बनता है बेटा, न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो कब बनता है, जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है बीटा नेगेटिव, तब क्या बनता है, एंटी न्यूट्रिनो। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन, वी हैव द कंजर्वेशन ऑफ मास। सिर्फ मास कंजर्व होता है, नहीं, सम मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी, ओनली मोमेंटम, नो, मास एनर्जी एंड मोमेंटम सारे इंडिविजुअली नहीं होते, मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी होता है। तो आपको अगर पूछा जाता मास एनर्जी प्रिंसिपल तो वो फॉलो करता है, बट कंजर्व क्या रहता है, सिर्फ मोमेंटम। जो हमने क्वेश्चन देखे कि एक न्यूक्लियस दो में टूटता है तो इन दोनों का न्यूक्लियस इक्वल एंड मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। क्लियर है बेटा। इसके साथ हमारी ये डिस्कशन नीट PYQ 25 years फ्रॉम न्यूक्लियाई चैप्टर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स खत्म होती है और इसके साथ मॉडर्न फिजिक्स के तीनों पार्ट की हमने डिस्कशन कर दी है। उम्मीद है पहली की 2 वीडियोस एटम एंड डुअल नेचर की आपने देखी है। अब बात करते हैं जो हमने बीच में कहा था आपको, क्या आपको भी ये लगता है कि आप अगर नीट नहीं हुआ तो क्या होगा, आपको भी ये स्ट्रेस परेशान करती है, आपको भी ये एंजाइटी होती है। तो मैं अक्सर बेटा बच्चों को, एक्चुअल में मैं ये बात आपसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज मेरे पास भी एक बच्चा आया था, ड्रॉपर का था, उसका सेकेंड ईयर ड्रॉप था, ठीक है, पहले वो 2 बार पेपर दे चुका है, ये उसका सेकेंड ड्रॉप था। तो वो बड़ा प्रेशर में था, पहले किसी बड़ी कोचिंग में पढ़कर आया हुआ था, 11th 12th फर्स्ट ड्रॉप। इस बार काफी हाई चांसेस हैं कि सर नहीं हुआ तो क्या होगा, इस स्ट्रेस ने मुझे तंग कर रखा है, परेशान कर रखा है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो मैं बच्चों को बोलता हूं बेटा कि नहीं हुआ सिलेक्शन तो कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होगा। आप ये बात छोड़ दो कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। टीम इंडिया मैच तो आप लोग देखते होंगे, टीम इंडिया मैच देखने गई, वर्ल्ड कप मैच था मान लो, वो हार के वापस आ गई, नहीं जीती वर्ल्ड कप, तो क्या होगा, 5 से 7 दिन लोग उनको क्रिटिसाइज करेंगे सोशल मीडिया पे और फिर भूल जाएंगे। वो कोई अपना नया मैच देखेंगे, नया मैच खेलेंगे और लोग उनको उसी तरीके से फिर याद करेंगे। कुछ अचीवमेंट नहीं है, कहीं उनका हिस्ट्री में नाम काउंट नहीं होगा, कोई प्राइज मनी नहीं मिलेगी। वहीं अगर वो टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर आई है ना, अभी पिछले 2-3 साल में, अभी जो वुमेन वर्ल्ड कप था वो भी जीता था, है ना। तो अगर वो वर्ल्ड कप जीत के आई तब बदल जाएगा, तब उनका हिस्ट्री में नाम ऐड होगा कि इस ईयर का, जो इस साल का वर्ल्ड कप था वो टीम इंडिया ने जीता, उसके ये प्लेयर थे, उनको प्राइज मिलेंगे, उनको हर जगह से रिस्पेक्ट मिलेगी, उनको मेडल्स मिलेंगे, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, उसके जो फैंस हैं उनको देखने के लिए इकट्ठे होंगे। अगर वो जीतती है तब बहुत कुछ बदल जाएगा, अगर वो हारती है तो कुछ नहीं बदलेगा। यही आपके साथ है बेटा, अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ नहीं बदलेगा,
आप अपने पेरेंट के साथ जो उनका काम है उनमें जाके हाथ बटाएंगे, कोई और बैचलर डिग्री करेंगे, उसके बाद अपने पेरेंट के बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, जो उनके साथ कोई काम करेंगे, ठीक है। बट अगर और ताने मिलेंगे 5 7 10 दिन, आपको हो सकता है मुंह छुपा के घूमना पड़े, या फिर 10 दिन 1 महीना आप अपने रूम में रहें, उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। बट कुछ नहीं बदलेगा बेटा अगर सिलेक्शन नहीं हुई। बट अगर हो गई सिलेक्शन तो चीजें बदल जाएंगी, आपका अपनी एक पहचान बनेगी, अड़ोस पड़ोस वाले आपसे गाइडेंस लेने आएंगे, रिलेटिव आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, पेरेंट्स के आंखों में आपका एक प्राइड जनरेट हो जाएगा, आपको प्राइज भी मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे प्राइज लेते हैं घर से, बाइक, आईपैड, बहुत सारी चीजें लेते हैं, गिफ्ट मिलेंगे, स्कॉलरशिप मिलेगी, इंस्टीट्यूट से पैसा मिलेगा, शहर में पोस्टर लगेंगे, सोशल मीडिया पे पोस्टर होंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, आपका करियर सेट हो जाएगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आप डॉक्टर बनेंगे, आपकी खुद की पहचान होगी। बात समझ रहे हैं? जो सबसे बड़ी बात है, आप लेटर स्टेज में 5 साल के बाद डॉक्टर लगाकर अपने नाम से पहचाने जाएंगे, आपको अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के नाम की जब पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आपके पास, आपको ये सोचना है, नथिंग टू लूज। चाहे आपने, आपका पहला अटेम्प्ट है, चाहे दूसरा है, चाहे तीसरा है, चाहे चौथा है, चाहे पांचवा है, कोई भी अटेम्प्ट हो, नथिंग टू लूज, आपको ये अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। बट बहुत चीजें हैं गेन करने के लिए, बहुत चीजें हैं, लार्ज, है ना, नथिंग टू लूज, लार्ज अमाउंट और लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स टू अचीव, टू गेन। तो पॉजिटिव माइंड सेट के साथ बेटा आपको तैयारी करनी है। अगर आप पॉजिटिव माइंड सेट रखेंगे तभी आपकी सिलेक्शन कंफर्म हो पाएगी, और जरूर होगी, क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरा यूनिवर्स आपको उससे मिलाने में जुट जाता है। और ये एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये एक रियलिटी है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ें, ये भूल जाएं कि अगर आपका नहीं हुआ तो आप कुछ गवा देंगे, ये सोचें कि आपका हो गया तो आप कितनी चीजें गेन करेंगे। पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो सिलेक्शन पक्का। क्लियर है बेटा? तो आज की इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।